वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के टाइप्स में। फर्स्ट टाइप जो है वो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूलभूत, मौलिक, विशुद्ध या प्राथमिक शोध। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इन सारे नामों को समझ लीजिए। बहुत बार हमसे अगर विशुद्ध पूछ लिया तो हम इधर उधर देखते रहते हैं कि हमें ये विशुद्ध जैसा नाम हमने पहली बार सुना है ना। तो इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को हम जानकारी हमें होनी चाहिए। हिंदी वालों को तो साफ तरीके से ये समझ लें कि अगर दिक्कत आ रही है नाम समझने में तो वो तुरंत इंग्लिश वाला एक बार देख लें, तो इंग्लिश से डरे नहीं, है ना। बहुत बार हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट आती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाइए या इंग्लिश में पढ़ाइए, इस तरीके से। तो ये जो है बाइलिंगुअल सेशन हमने डिस्कस किया है ताकि हम आपको बता सकें कि हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कि अंग्रेजी से किस तरह से वो चोरी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आप सभी को क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करने हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है उसको हम किस तरीके से जानते हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल एंड बेसिक रिसर्च क्या है कि सच रिसर्च हुज कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष, हुज कंक्लूजन रिवील अ पर्टिकुलर साइंटिफिक लॉ। द पर्पज ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर रूल्स। या तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, नई प्रारचनाएं बनाएगा और नए नियमों का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा अनुसंधान जिसके निष्कर्ष द्वारा, है ना, हुज कंक्लूजन रिवील्स, वो क्या करता है, एक प्रकार के वैज्ञानिक नियमों को उजागर करता है। जो साइंटिफिक लॉज हैं, है ना, उसका पर्पज क्या होता है, साइंटिफिक लॉज को रिवील करता है ना, एंड आफ्टर दैट टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर एंड रूल्स। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए, न्यू स्ट्रक्चर्स, है ना, न्यू स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स। ठीक है, रूल्स, ये दो चीजों को बनाने का काम करता है बेसिक रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान, such research whose conclusion reveals a particular scientific law. To the purpose of basic research is to create new structures, rules, है ना, नई प्रारचनाओं, नियमों का निर्माण करता है। नई प्रारचनाओं, यहां से क्या होता है, अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूरी परिभाषा, पूरी गाथा आपको नहीं पढ़नी, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अगर नोट डाउन करते रहेंगे किसी भी रिसर्च में, तो किसी भी टॉपिक में, तो आपको वो क्या करेंगे, जब हम मिला करके यूजीसी जब क्वेश्चंस बनाता है, एक क्वेश्चन में 4 तरीके के पॉइंट्स उठा करके वहां से क्वेश्चन पूछता है, वहां पे हेल्पफुल रहेगा। नई प्राकृतिक रचनाओं का निर्माण करता है। यह मूल रूप से ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करता है। जो मौजूदा हालात में जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसमें और बेटर बनाने की कोशिश करता है। अगेन हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च, ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च, does not usually generate findings that have immediate application in a practical level। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मौलिक शोध क्या करता है, जिसे मूल शोध या शुद्ध शोध के रूप में भी जाना जाता है ना, वो क्या करता है, निष्कर्ष उत्पन्न नहीं करता और जिनका व्यावहारिक स्तर पर तात्कालिक अनुप्रयोग होता है। ठीक है, निष्कर्ष आमतौर पर ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न नहीं करता, मतलब जो भी रिजल्ट हमें नियम और रिजल्ट मिलेंगे जिनका व्यावहारिक स्तर पर तत्काल अनुप्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे रिजल्ट नहीं उपलब्ध कराता है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च इज ड्राइवन बाई क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू एक्सपेंड नॉलेज इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। वो क्या करता है, मौलिक शोध क्या करता है, जो हमारी क्यूरियोसिटी है, यानी जो जिज्ञासा है, और विशिष्ट अनुसंधान के क्षेत्र में जो ज्ञान विस्तार करने की, जो हमारा नॉलेज है उसको स्पेसिफिक एरिया में जो एक्सपेंड करने की जो तरकीब है, इच्छा से प्रेरित है ना। ये रिसर्च क्या है, ज्ञान का विस्तार करने की इच्छा से प्रेरित है। क्यों, उस बारे में जो भी हम पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे क्या है, नॉलेज को एक्सपेंड करना, कि जो नॉलेज अभी तक हमें उपलब्ध था, जो ज्ञान हमें अभी तक उपलब्ध था, उसको और बेहतर बनाने का काम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेक्स अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन रिसर्च एरिया। मतलब फिर वही बात है, एक बार और दोहरा दिया गया कि इस प्रकार के शोध क्षेत्र में ज्ञान के अकादमिक, जो एकेडमिक निकाय में एकेडमिक स्तर पे जो विशिष्ट योगदान है वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो निष्कर्ष और जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनका तुरंत प्रयोग नहीं होता, लेकिन वह आने वाले लंबे समय तक उनको ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार और देखते हैं, फंडामेंटल स्टडीज टेंड टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द फिनोनिमा। ठीक है, वो क्या करते हैं, घटना के बारे में सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है,
मौलिक अध्ययन, मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल स्टडीज टेंड टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द फिनोमिना, है ना, सामान्यकरण करते हैं और इस प्रकार के अध्ययन के दर्शन को ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करने, ठीक है, ज्ञान, अब ये एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा, and the philosophy of this type of studies can be explained as gathering knowledge for the sake of knowledge, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि this type of studies can be explained as gathering knowledge for the sake of knowledge, यानी ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करने वाले के रूप में, ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करने वाले के रूप में समझा जाता है। मौलिक शोध मुख्य रूप से इस सवाल का जवाब देने का लक्ष्य रखते हैं कि वे अनुसंधान के क्षेत्र में ज्ञान के पूल में क्यों, क्या या कैसे का योगदान करते हैं, क्यों, क्या या कैसे का योगदान का। फंडामेंटल रिसर्च मेनली एम टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई, व्हाट और हाउ, एंड दे टेंड टू कंट्रीब्यूट द पूल ऑफ फंडामेंटल नॉलेज इन द रिसर्च एरिया। नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अपोजिट द फंडामेंटल रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च दैट एम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, दस फाइंडिंग्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च टू हैव इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मौलिक अनुसंधान के विपरीत जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, अप्लाइड रिसर्च है, उसका उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को हल करता है। इस प्रकार अनुप्रयुक्त अनुसंधान के निष्कर्षों का तत्काल व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो अप्लाइड रिसर्च में डिसएडवांटेज है वो वहां पे एडवांटेज के रूप में बन जाती है। जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका अपोजिट यहाँ पे हो जाता है हमारा ये अप्लाइड रिसर्च। तो सभी का अलग अलग यूज है, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस हम एक बार डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। बेसिक रिसर्च एक्सप्लेन इन एजुकेशन, कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बहुत बार हम इसको फिलॉसफी, साइंस अलग अलग जगह यूज करते हैं, लेकिन हम एजुकेशन के सेक्टर में एक बार इसको देख लेते हैं। इन एजुकेशन बेसिक रिसर्च इज यूज्ड टू डेवलप पेडागोजिकल थ्योरीज दैट एक्सप्लेन टीचिंग एंड लर्निंग बिहेवियर्स इन क्लासरूम। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर तुरंत अप्लाई करने के लिए नहीं है। ये जो रिसर्च है, इसका जो कंक्लूजन निकला, इसके जो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो थ्योरीज निकली, वो हम तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते। एक लंबे समय के बाद हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैं बात बता रहा था वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि शिक्षा में जो बुनियादी शोध है, जो फंडामेंटल रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है, उसका उपयोग किस तरीके से होता है। शैक्षणिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जाता है, जो कक्षा में शिक्षण और सीखने के व्यवहार की व्याख्या करते हैं, है ना, जो हम एक लंबे समय के बाद जिसको हम इवेल्युएट कर पाते हैं, जिसका मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक रिसर्च इज इन एजुकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। ये नीचे 3 यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रभावी करते हैं। हाउ डज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वर्क ऑन चिल्ड्रन, मतलब क्या है, हाउ डज मतलब क्या है, कैसे हमारा लैंग्वेज भाषा अधिग्रहण है, जो डिवाइस है वो बच्चों पर कैसे काम करता है, बच्चों को भाषा किस प्रकार से सीखने में उनको मदद करती है। नेक्स्ट वन, हाउ डज द ह्यूमन रिटेंटिव मेमोरी वर्क, यानी मानव प्रतिधारण स्मृति कैसे काम करती है। जो मनुष्य की जो स्मृति है, मनुष्य की जो मेमोरी है, मिलाकर के इसको हम दिमाग कह सकते हैं। मनुष्य की जो याद करने की क्षमता है या दिमाग है या मेमोरी है ना, वो कैसे काम करती है। रिटेंटिव मेमोरी है जो, वो कैसे काम करती है, किस तरीके से वो उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि हाउ डू टीचिंग मेथड्स अफेक्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन इन क्लास। जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, एक लंबे समय तक जब उनको प्रभावी रखा जाएगा, उसके बाद में हम जब इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, है ना, बच्चों से उस चीज को, व्यवहारिक ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, वो एक टाइप ऑफ बेसिक रिसर्च होगा और उससे जो रूल्स आएंगे वो हम आगे आने वाले समय में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शिक्षण विधियां किस तरीके से कक्षा में छात्र की एकाग्रता को, छात्र का कंसंट्रेशन जो है, स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन है क्लासरूम में, वो कैसे विधियां, शिक्षण विधियां उसको प्रभावी करती हैं, इस बारे में एजुकेशन में हम बेसिक रिसर्च इस तरीके से करते हैं। तो ये 3 तरीके के उदाहरण हो गए। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको 110% जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, वो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स। मौलिक अनुसंधान के उदाहरण देख लेते हैं कि द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन बिजनेस, है ना। अब बिजनेस में देख लेते हैं। अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट एज एन इफेक्टिव
मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो क्या करता है, एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति के रूप में उत्पाद का प्लेसमेंट का, है ना, नया उत्पाद आ गया तो उसमें वो हमें महत्व प्रदान करता है। यानी इन्वेस्टिगेशन इनटू द मेन एलिमेंट ऑफ ब्रांड्स एंड ब्रांडिंग, है ना, वो क्या करता है, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण ब्रांड और ब्रांडिंग के मुख्य तत्वों की जांच करता है। नेक्स्ट वन क्या है, स्टडी ऑफ फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस में किस तरीके से हम रिसर्च को अप्लाई करते हैं, हम फंडामेंटल रिसर्च को अप्लाई करते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट अनुसंधान की जो फंडामेंटल अनुसंधान के जो डिसएडवांटेज है, लाभ और हानि की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ये वाइस वर्सा है, ये एक की जो फायदे हैं वो दूसरे के नुकसान है, मतलब बेसिक और अप्लाइड ये दोनों की बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल रिसर्च आर इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड द पूल नॉलेज इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं, एक्सपेंड टू पूल ऑफ नॉलेज इन एनी डिसिप्लिन। जो फंडामेंटल रिसर्च है वो महत्वपूर्ण है, कहाँ पे, आमतौर पर यह क्या करता है कि ज्ञान के विस्तार में वृद्धि करता है। ठीक, अगला है फाइंडिंग ऑफ फंडामेंटल स्टडीज आर यूजुअली एप्लीकेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ केसेस एंड सिनेरियोज। ठीक है, वो क्या करता है कि मौलिक अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्ष आमतौर पर मामलों और परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू होते हैं। पूरे क्लासरूम पे लागू होंगे, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे जो शिक्षण विधियों का जो प्रभाव है वो जब लागू किया जाएगा तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे वो प्रभावी रहेगा, है ना। तो एक बड़े सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, वाइड रेंज को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, फंडामेंटल स्टडीज यूजुअली डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइन एंड दे आर यूजुअली ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी ऑफ रिसर्चर। ये किसी सख्त कार्यवाही या किसी रूल्स पे नहीं काम करते, है ना। वो क्या करेंगे, वो किसी स्ट्रिक्ट डिस्क्रिप्शन डेडलाइन पे काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्यूरियोसिटी ऑफ रिसर्चर। यहाँ पे वे आमतौर पर शोधकर्ता की जिज्ञासा से प्रेरित होते हैं। जो बेसिक रिसर्च है वो आमतौर पर शोधकर्ता की जिज्ञासा से जुड़े हुए होते हैं, वो एक महत्वपूर्ण है। वही जो मौलिक अनुसंधान के नुकसान भी हैं, उस नुकसान के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, अध्ययनों का नुकसान या जो कम है, सॉरी, जो बेसिक रिसर्च है उसके जो नुकसान है वो व्यावहारिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, बहुत कम या कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौलिक अनुसंधान जो अध्ययन है ठोस और विशिष्ट व्यावसायिक समस्याओं का समाधान नहीं करते। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बेसिक रिसर्च मेथड, इन पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम साक्षात्कार की प्रक्रिया लेकर के आते हैं, इंटरव्यू का सेशन हम यहाँ पे रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक कॉमन मेथड है इंटरव्यू, है ना, ऑफ डाटा कलेक्शन इन द बेसिक रिसर्च। साक्षात्कार क्या करता है, साक्षात्कार जिस व्यक्ति से हम साक्षात्कार कर रहे हैं उसका डाटा कलेक्ट करने का, वन ऑन वन इंट्रैक्शन, यानी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर इंट्रैक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है ना। अबाउट द फोनोनिमा, वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करके जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इंटरव्यू का मैटर तो आप समझ ही रहे होंगे, 3 तरीके के यहाँ पे इंटरव्यू की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, रिसर्च मेथड में, बेसिक रिसर्च के मेथड में हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो डाटा गैदरिंग करनी होती है वहां पे हम अवलोकन का प्रयोग करते हैं। पीडीएफ मिल करके आपको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं इससे जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है। तो पहला मेथड क्या हो गया, इंटरव्यू लेकर के हम 1 बाय 1 आमने सामने बैठ करके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जिसमें हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लासरूम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम यहाँ पे जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के माध्यम से भी हम बेसिक रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में प्रयोग के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटिव तरीके से हम क्वांटिटेटिव डाटा गैदरिंग तरीके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा डाटा है उसके माध्यम से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली है, एक हम क्वेश्चनायर का एक सेट तैयार कर सकते हैं, उसमें हम सभी के रिव्यूज ले सकते हैं, सभी के आंसर ले सकते हैं, और उसके माध्यम से हम एक थ्योरी, न्यू रूल्स या स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड्स हो गए। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं बेसिक रिसर्च की। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक रिसर्च इज एन एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, एनालिटिकल इन नेचर यानी बुनियादी शोध जो है विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है।
इट एम्स टू द ओराइजिंग कॉन्सेप्ट एंड नॉट सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये क्या करता है, ये इसका उद्देश्य अवधारणाओं को उत्पन्न करना है, ना कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, ये एक मेन फैक्ट हो गया। इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड नॉट विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च आउटकम्स। फिर वही बात है जो मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में रख दिया है। ये क्या करता है, अवधारणाओं को उत्पन्न करता है, ना कि किसी विशिष्ट समस्या को हल करने का। ठीक है, ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से ज्ञान के विस्तार से संबंधित है। शोध परिणामों की क्या यूज होंगे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, बेसिक रिसर्च क्या है, शोध प्रकृति में व्याख्यात्मक है। ठीक है, बेसिक रिसर्च इज कैरीड आउट विदाउट एनी प्राइमरी फोकस ऑन पॉसिबल प्रैक्टिकल एंड्स। मतलब क्या है कि बुनियादी अनुसंधान संभव व्यवहारिक उद्देश्यों पर बिना किसी प्राथमिक ध्यान के किया जाता है। संभावित व्यवहारिक उद्देश्य जो है यहाँ पे परिकल्पना की जो उतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं होती। इट इम्प्रूव्स द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन स्टडी। ये क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान और समझ में सुधार करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका महत्व क्या होता है। तो वही सारे हमारे महत्व होंगे, नए ज्ञान का अधिग्रहण होगा, बुनियादी सोच से नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना, हमारी एक समझ विकसित होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रदान करने का काम भी करता है। तो ये बुनियादी शोध के हमारे महत्व हो जाएंगे। अगला जो है हमारा डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है लंबे समय तक काम करने वाला होता है, तत्काल प्रभावी नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो क्या करेंगे, ये लंबे समय तक प्रभाव नहीं डालने वाला है, न कि ये त्वरित गति से या बहुत फटाफट हमें कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दे। इसमें सख्त समय की सीमा नहीं होती, मतलब ये इसमें स्ट्रिक्ट जो डेडलाइन है टाइम की वो नहीं होनी है ना। विशिष्ट समाधान नहीं करते, विशिष्ट समस्या का समाधान नहीं करते, पर्टिकुलर कई तरह के जो मिक्सचर्स हैं उनको ये सॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस की हम बात आपको अगले जो हम वीडियोस डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने आपको सेशन प्रोवाइड किया। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स आपके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हैं। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में आप वीडियो से जुड़े हुए जो अपने रिव्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।